हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथड्स। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड सैम्पलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है तो हमने इसका वीडियो दो पार्ट्स में किया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सैम्पलिंग। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स, सब्जेक्ट कोड है MPC 005 और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 4 और चैप्टर का नाम है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड सैम्पलिंग। तो सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम ये समझते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है। तो मान लीजिए आप एक रिसर्च कर रहे हैं कि इंडिया के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने खर्चे यानी कि स्पेंडिंग कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, अब जो है पूरे इंडिया के हर एक कॉलेज स्टूडेंट से डेटा लेना, जैसा कि इस इमेज में हम देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, तो इसलिए आप कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का एक सैंपल लेते हैं, जैसा कि इस इमेज में हमने शो किया है ग्रीन कलर से, जो कि अलग अलग रीजन्स, कॉलेजेस और एज ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सैंपल पूरे स्टूडेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और आप इसके थ्रू उनके खर्चे के पैटर्न्स का एनालिसिस कर सकेंगे। सैम्पलिंग का यूज़ करके रिसर्च को आसान और प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है और जो रिजल्ट आएगा वो पूरे पॉपुलेशन के लिए रेलेवेंट होगा। तो बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं सैम्पलिंग क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो रिसर्च करते वक्त पूरा पॉपुलेशन जो है स्टडी करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी क्या मुश्किल ही होता है, इसलिए सैम्पलिंग का यूज किया जाता है। तो ये जो है एक छोटा सा ग्रुप यानी कि सैंपल को चूज करने की प्रोसेस है जो लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो सिंपल टर्म्स में ये एक शॉर्टकट है जो रिसर्च को इजी और इफेक्टिव बनाता है। तो सैम्पलिंग के बेसिक्स पहले हम लोग समझते हैं। तो सैम्पलिंग क्या होता है हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर से एक बार समझते हैं। पूरी पॉपुलेशन की बजाय एक छोटे से ग्रुप को स्टडी करना। वो छोटा सा ग्रुप जो होता है जिसको हम पॉपुलेशन में से ही चूज करते हैं उसी को बोलते हैं सैंपल। वो जो है पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन देने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, लेकिन रिसर्च में पूरे ग्रुप जिसको आपको स्टडी करना है वो होता है पॉपुलेशन। जैसे कि सभी टीचर्स हो सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स, या एक शहर के सारे लोग जिनको भी आपको स्टडी करना है, सारे लोगों को अगर आप इकट्ठा कर देंगे, एक साथ ले लेंगे, तो वो कहलाएगा पॉपुलेशन। अब जो है फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है। फाइनाइट पॉपुलेशन मतलब जो काउंटेबल है, काउंटेबल ग्रुप जिसको आप गिन सकते हैं, तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे कि एक कॉलेज के टीचर्स वो आप गिन सकते हो, तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन हो गया। इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होता है, अनकाउंटेबल ग्रुप जो गिनने में मुश्किल हो, जिनको आप गिनना बहुत ही मुश्किल हो। जैसे इंडिया में उगाया गया गेहूं का प्रोडक्शन, अब ये तो गिनना बहुत मुश्किल हो गया, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है, छोटा ग्रुप जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से आपने सिर्फ 10% लोगों को सेलेक्ट किया है अपने रिसर्च के लिए, तो वो 10% जो पॉपुलेशन में से आपने निकाला है वो हो गए सैंपल। अब जो है स्टैटिस्टिक क्या होता है, सैंपल से डिराइव्ड इंफॉर्मेशन जो रिसर्च के लिए काम आती है, यानी उस सैंपल से जो हमने इंफॉर्मेशन डिराइव की वो जो है रिसर्च के लिए काम आती है, उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे सैंपल के मार्क्स का एवरेज निकालना हो तो ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम लोग करेंगे। सैंपल साइज क्या होता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो सैंपल में जितने इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया गया है वो होता है सैंपल साइज। जैसे कि 50 स्टूडेंट्स का सैंपल एक स्कूल के लिए आपने चुना है, तो सैंपल साइज क्या हो गया, 50। सैंपल डिजाइन क्या होता है, वो मेथड जो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है, यानी कि कौन से मेथड से आपने सैंपल सेलेक्ट किया है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, रैंडम सैंपलिंग, यानी रैंडमली आपने लोगों को सेलेक्ट कर लिया,
जिसमें सबको इक्वल चांस मिलता है। और ऐसे बहुत से मेथड्स हैं, अभी हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है? पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल पार्ट जो सेलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। जैसे कि एक टीचर या एक स्टूडेंट, तो सैम्पलिंग यूनिट हमारा जो होगा, या तो एक टीचर हमने किया तो एक टीचर या स्टूडेंट, तो वो हो गया सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? पूरी पॉपुलेशन का डिटेल्ड लिस्ट जिसमें सैंपल सेलेक्ट होता है, जिस फ्रेम में से हम लोग सैंपल को सेलेक्ट करते हैं उस लिस्ट में से। जैसे कि वोटर लिस्ट से वोटर्स का सिलेक्शन, तो ये हो गया सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? पूरी पॉपुलेशन को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते, उन पे हम रिसर्च नहीं कर सकते, तो टाइम एंड एफर्ट सेव होता है सैंपलिंग से। क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की बजाय सैंपल का यूज करना फास्टर होता है, आपका बहुत टाइम बचता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अब रिसर्च के लिए बजट कम लगता है अगर आप सैंपल में से ही चुन लेते हैं, तो कम लोगों को चुनेंगे तो कम कॉस्ट आएगा। एक्यूरेसी, प्रॉपर सैंपलिंग अगर आप यूज करते हैं तो उससे एक्यूरेट कंक्लूजन्स मिलते हैं। फिर मैनेजेबल डेटा होता है, छोटी सैंपल का डेटा एनालाइज करना इजी होता है, इसलिए सैंपलिंग रिसर्च को एफिशिएंट बनाता है और एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। पर्पस क्या होता है सैंपलिंग का? सैंपलिंग का मेन एम है जल्दी, सही और कॉस्ट इफेक्टिव डेटा कलेक्ट करना, जिससे हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में रिलायबल कंक्लूजन्स निकाल सकें। समझते हैं इसका पर्पस अब हम लोग डिटेल में। क्या क्या पर्पस होता है इसका? एफिशिएंसी, कम समय और कम खर्चा। क्या है ये? सैंपलिंग से हम डेटा को कम रिसोर्सेज में कलेक्ट कर सकते हैं। पूरी पॉपुलेशन से डेटा लेना ना सिर्फ एक्सपेंसिव होता है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जैसे कि अगर आप एक शहर के 10 लाख लोगों से डेटा लेने की बजाय सिर्फ 500 लोगों का सैंपल लेना, आपका टाइम भी बचाएगा और आपका पैसा दोनों बचाएगा। तो एफिशिएंसी होती है सबसे पहली, इसका पर्पस होता है सैंपलिंग का एफिशिएंसी, ये एफिशिएंट होता है। दूसरा इसका पर्पस होता है प्रिसीजन, यानी एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स। तो सैंपलिंग का डिज़ाइन अगर सही हो तो छोटे सैंपल से भी आपको पूरी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट आइडिया मिल सकता है। जैसे कि अगर 500 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से 50 स्टूडेंट्स के सैंपलिंग किया जाए और वो सैंपल प्रॉपरली सिलेक्टेड हो, तो उनके मार्क्स का एवरेज पूरी क्लास के एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। फायदा क्या है इसका? लिमिटेड सैंपल साइज होने के बावजूद सैंपलिंग से आपको रिलायबल और एग्जैक्ट कंक्लूजन मिलते हैं। थर्ड इसका जो पर्पस है वो होता है अवॉइड बायस, यानी बायस से बचना। बायस का मतलब है गलत या वन साइडेड डेटा जो पूरी पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको कहते हैं बायस। तो सैंपलिंग का एक इंपॉर्टेंट पर्पस है बायस को रिड्यूस करना। बायस होने के मेन रीजंस क्या क्या होते हैं? नॉन रैंडम सिलेक्शन, जब सिलेक्शन रैंडम नहीं होता और ह्यूमन चॉइस का इन्फ्लुएंस होता है, यानी आपने क्या किया, अपने ही 2-4 लोगों को सेलेक्ट किया और उनसे आपने डेटा ले लिया, तो वो बायस हो जाएगा क्योंकि आपने नॉन रैंडम सिलेक्शन किया है, तो उससे डेटा और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा बायस होता है इनकम्प्लीट कवरेज, जब पूरी पॉपुलेशन का डेटा नहीं लिया जाता तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कवरेज। एक शहर के एक सर्वे करते वक्त सिर्फ एक एरिया का डेटा लेना जबकि बाकी एरियाज का डेटा इग्नोर कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कवरेज। तो आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है अनरीचेबल अनकोऑपरेटिव मेंबर्स, जब कुछ लोग सर्वे के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं या पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं अनरीचेबल या अनकोऑपरेटिव मेंबर्स। जैसे कि जो लोग बिजी प्रोफेशनल्स हैं उनसे सर्वे नहीं हो पाना या कुछ लोगों का
क्वेश्चनेयर आंसर करने से मना करना। तो ये सब रीजंस होते हैं बायसनेस के। तो कंक्लूजन क्या है इन सारी बातों का? सैम्पलिंग रिसर्च का एक इसेंशियल टूल है जिसमें एफिशिएंसी यानी कि टाइम और पैसा दोनों बचाकर डेटा कलेक्ट होता है, प्रिसीजन यानी एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें, और बायस फ्री होता है। यानी अगर सैम्पलिंग मेथड सही है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर सैम्पलिंग मेथड सही है तो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए अनबायस्ड डेटा मिलता है। आप सभी सैम्पलिंग मेथड का यूज करके रिसर्च को फास्ट, रिलायबल और एक्यूरेट बना सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के। सबसे पहले नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। अब हम लोग समझते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स क्या है? तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है जब हम किसी सैंपल को रैंडमली नहीं बल्कि अपने कन्वीनियंस यानी सुविधा के हिसाब से या किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं। ये मेथड्स जल्दी और आसान होते हैं, लेकिन इनमें गलती यानी कि बायस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं सैम्पलिंग के, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हैपहैज़र्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्या है ये? हैपहैज़र्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी आसानी से आपने जो आपको आसान लोग मिलेंगे उन्हीं को आपने सेलेक्ट कर लिया अपने सैंपल के लिए। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई। जब हम सैंपल को अपने आसपास के लोगों या इजीली एक्सेसिबल ग्रुप में से चूज करते हैं, ये होता तो जल्दी है लेकिन पूरी पॉपुलेशन का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देता। तो ये हैपहैज़र्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाता है। जैसे कि अगर एक टीचर अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स को रैंडमली स्टडी के लिए ले ले सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास वही स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, तो उससे जो है एक लार्ज पॉपुलेशन का रिजल्ट हम लोग नहीं शो कर सकते। दूसरा जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड वो है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? इस मेथड में अलग अलग कैटेगरीज जैसे एज या जेंडर का ध्यान रखा जाता है, लेकिन लोग रैंडम नहीं होते हैं, कन्वीनियंस के बेसिस पर सेलेक्ट होते हैं। अब जो है आपने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया अपना सैम्पलिंग मेथड। आपने बोला कि मैं कुछ मेल कुछ फीमेल इस तरीके से सैम्पलिंग करूंगा, लेकिन फिर भी आपने जिनको आप जानते थे कन्वीनियंटली उन्हीं लोगों को लिया। जैसे कि अगर सर्वे में कहा जाए कि आपको 50% मेल्स और 50% फीमेल्स चाहिए, तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे जो इजीली अवेलेबल हो बिना रैंडमनेस के, तो ये बोला जाएगा कोटा सैम्पलिंग। यानी कि आपके पास जो लोग अवेलेबल हैं उन्हीं में से सेलेक्ट कर लिया आपने मेल्स और फीमेल्स को, तो ये कोटा सैम्पलिंग कहलाएगी। थर्ड जो है मेथड है पर्पसिव सैम्पलिंग। ये मेथड उन लोगों को टारगेट करता है जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज या क्वालिटीज हो जो रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिनको उस चीज के बारे में नॉलेज है उन्हीं को आपने सेलेक्ट किया, तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया। खास लोग को चुनते हैं जब आप, तो अगर आप बिहेवियरल इश्यूज पर स्टडी कर रहे हैं तो आप सिर्फ उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जिनके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, तो वो पर्पसिव, एक पर्पस के लिए आपने सैंपल को चुना, तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में आप आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल मतलब जो बर्फ का जो बॉल हम लोग देखते हैं ना, बर्फ से बनाया हुआ बॉल, स्नो से बनाया हुआ बॉल। तो इसमें क्या होता है, एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट का नाम सजेस्ट करता है। ये मेथड उन ग्रुप्स के लिए यूजफुल होता है जो छुपे हुए हैं या कम विजिबल होते हैं। जैसे कि अगर आप एक स्मॉल सोशल ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं तो एक मेंबर आपको दूसरे मेंबर के बारे में बताएगा। मान लीजिए आप अपने एक फ्रेंड के यहाँ गए, उनको आपने चुना अपने सैम्पलिंग के लिए। अब उन्होंने किसी और को रिकमेंड किया, तुम एक काम करो इनके यहाँ जाओ, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो उसने दूसरे को रिकमेंड किया, दूसरे के यहाँ गया तो उसने तीसरे को रिकमेंड किया। तो ऐसे जो है एक स्नो का जो बॉल होता है ना, छोटा छोटा स्नो उसमें लिपटता जाता है और स्नो का बॉल बड़ा होता जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्नो बॉल सैम्पलिंग। यानी एक से लोग जुड़ रहे हैं, एक ने दूसरे को जोड़ा, दूसरे ने तीसरे को जोड़ा, तो वो स्नो बॉल की तरह वो बढ़ता गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्नो बॉल सैम्पलिंग।
अगला जो मेथड है वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें पॉपुलेशन लिस्ट में से हर nth पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है, या थोड़ा ऑर्गेनाइज लगता है, लेकिन ट्रू रैंडमनेस इसमें भी नहीं होता। जैसे कि अगर एक क्लास के रोस्टर में, टाइम टेबल में से हर 5th स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए, तो ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। आपने चुना कि हर 5वां स्टूडेंट जो भी होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो आप बेसिकली जो है इसमें ट्रू रैंडमनेस तो नहीं होता। अब इसकी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो इसमें बायसनेस आ ही जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बायस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो है रैंडम नहीं होता इसमें। दूसरा लिमिटेशन क्या है इसका, एक्यूरेट कंक्लूजन मुश्किल होता है इसमें, क्योंकि इन मेथड्स के बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन के लिए एक्यूरेट और साइंटिफिक रिजल्ट निकालना मुश्किल होता है। तो कंक्लूजन क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स का, कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उन सिचुएशंस के लिए बेस्ट है जहां जल्दी और कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट हो। जब आपको जल्दी कोई चीज़ फाइंड करना हो और आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, तो जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप उसी का यूज़ करें, लेकिन ये पॉपुलेशन का एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता। अगर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए तो आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वही आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स क्या होते हैं। अभी हम समझ रहे थे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स, अब हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है जब हर इंडिविजुअल के सैंपल में इंक्लूड होने के इक्वल चांसेस होते हैं। ये मेथड बायस को अवॉइड करते हैं और पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कौन कौन से इसमें मेथड्स हैं और उनके थ्रू हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये कैसे करते हैं, हर एक इंसान या आइटम पॉपुलेशन में इक्वल चांस के साथ सेलेक्ट होता है, यानी कि किसी को भी आप सेलेक्ट करते हैं उसका इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। ये नहीं कि आपने सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। लेकिन सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, हर इंसान या हर आइटम जो भी वहां पे है पॉपुलेशन में, उसके सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। जैसे कि 40 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से 10 स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट करना, जिसमें हर स्टूडेंट के पास 1/40 चांसेस हैं, यानी इसमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके फायदे क्या है सिंपल रैंडम सैंपलिंग के, सबके लिए इक्वल चांस होता है इसमें, छोटी पॉपुलेशन के लिए परफेक्ट होता है, ज़्यादा सैंपल साइज हो तो ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, कम कॉस्ट और एक्यूरेसी एसेस करना इजी है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग के, पूरा और अपडेटेड पॉपुलेशन लिस्ट चाहिए आपको, तभी तो उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। रिलायबिलिटी के लिए लार्ज सैंपल साइज चाहिए आपको। ज्योग्राफिकली स्प्रेड पॉपुलेशंस के लिए टाइम और कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगर रिसर्चर स्किल्ड ना हो तो गलतियां हो सकती हैं इसमें, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दूसरा मेथड होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन को अलग अलग सब ग्रुप्स, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटा, में डिवाइड करते हैं, जैसे जेंडर या एज के बेसिस पर, और हर सब ग्रुप से रैंडम सैंपल लेते हैं। आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप में अपने पॉपुलेशन को, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेटा, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सब ग्रुप मतलब स्ट्रेटा, और फिर उनमें से आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं लोगों को, जैसे कि पॉपुलेशन को मेल और फीमेल में डिवाइड करना और दोनों ग्रुप से रैंडम इंडिविजुअल सेलेक्ट करना। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसके एडवांटेजेस हैं कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रिसीजन बढ़ाता है और बायस कम करता है, छोटा सैंपल हो तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अगर रॉन्ग स्ट्रेटिस्टिफिकेशन हो तो रिजल्ट गलत हो सकते हैं। जियोग्राफिकली स्प्रेड ग्रुप्स के लिए टाइम और कॉस्ट ज़्यादा लगता है।
ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत होती है इसमें। अगला मेथड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्लस्टर सैम्पलिंग। ये क्या होता है? तो पॉपुलेशन को क्या करते हैं, क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग क्लस्टर गुच्छे में, जैसे कि सिटीज़ या स्कूल्स। फिर कुछ क्लस्टर्स रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उन क्लस्टर्स के अंदर से सैंपल लेते हैं। जैसे कि रैंडमली क्या करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करते हैं या उन स्टेट में से डिस्ट्रिक्ट या फिर स्कूल्स और फिर उनमें से स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके एडवांटेजेस यानी फ़ायदे क्या होते हैं? लार्ज स्केल या जियोग्राफिकली स्प्रेड पॉपुलेशन के लिए ये फ्लेक्सिबल होता है। बड़ी स्टडीज़ के लिए प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आपने बड़ी स्टडीज़ के लिए इसको ज़्यादा फायदेमंद होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके कमियां क्या होती है? सिंगल स्टेज सैम्पलिंग के कंपैरिजन में लेस एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी थोड़ी इसकी कम हो सकती है। मल्टी स्टेज प्रोसेस होने की वजह से डेटा कलेक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कई स्टेजेस हैं इसमें डेटा कलेक्शन की, जैसे कि आपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, इस तरीके से मल्टी स्टेज डेटा कलेक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है और रिसर्च के रिजल्ट्स को रिलायबल बनाता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, लेकिन हर मेथड की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मेथड का सिलेक्शन स्टडी के गोल्स और रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना आपके पास टाइम है, कितना आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे आप कौन सा मेथड चूज करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड या प्रोबेबिलिटी मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चूज करते हैं, कौन कौन से मेथड, या प्रोबेबिलिटी में कौन सा चूज करते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और सैम्पलिंग। अगर आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। सो कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग PX Monk। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।